हाय एवरीवन, मेरा नाम एलिजा निधि है और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। शेक्सपियर परफेक्टेड द जेनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी को बहुत परफेक्ट कर दिया है ना, बेस्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ हिज कॉमेडीज आर ऑफ रोमांटिक टाइप। उनका ज़्यादातर कॉमेडीज़ कैसा होता था, रोमांटिक होता था। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज़ लव। और उनके कॉमेडी में सबसे मेन थीम क्या होता था, लव यानी प्यार। हाउ एवर इवन द लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, शेक्सपियर कंसेप्शन ऑफ लव इज़ नेवर ऑफ पेट्रार्कन काइंड। हालांकि उनके लिखने में या फिर उनके रोमांटिक कॉमेडी में प्यार जो है वो मेन इंग्रेडिएंट, मेन थीम होता था। शेक्सपियर का प्यार का परिभाषा पेट्रार्कन के तरीके का नहीं था, यानी कि पेट्रार्कन के काइंड का नहीं था। इनफैक्ट इन कॉमेडीज सच एज यू लाइक इट ही इम्पार्ट रियलिस्टिक टच टू लव एंड क्रिटिसाइजेज द पेट्रार्कन आइडिया ऑफ लव। तो उनकी कॉमेडी है एज यू लाइक इट, लिखी गई है उनके द्वारा। उसमें उन्होंने ये बताया है कि लव जो है वो रियलिस्टिक टच होता है, ना कि पुराने तरीके से प्यार हो करना चाहिए। पेट्रार्कन मतलब पुराने तरीके से, है ना। तो फिर पुराने तरीके से प्यार नहीं होना चाहिए। लव जो है, प्यार जो है वो सच्चाई से बनता है, ना कि झूठ से, ऐसा कि उन्होंने कहा था शेक्सपियर में। इन हिज कॉमेडीज लवर्स यूजुअली एक्सपीरियंस ए सेट ऑफ ऑब्स्टेकल्स बिफोर दे गेट यूनाइटेड इन ए हार्मोनियस मैनर। तो उनके शेक्सपियर की कॉमेडी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यानी कि बहुत सारी रुकावटें आती थी और फिर लास्ट में वो मिल जाते थे। कौन? प्रोटैगनिस्ट इन शेक्सपियर कॉमेडी, शेक्सपियर की कॉमेडी में। द प्ले फ्रिक्वेंटली एंड विथ ए मैरिज और सेलिब्रेशन। और ये इनका जो कॉमेडीज होता था शेक्सपियर का, वो फ्रिक्वेंटली हमेशा एक शादी या फिर सेलिब्रेशन से एंड होता था। ऑल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व एट द एंड। और सारी परेशानियाँ लास्ट में क्या होती थी, रिजॉल्व हो जाती थी, यानी सॉल्व हो जाती थी। Shakespeare romantic comedies are all set in an imaginative world far away from the dull and dreary world of everyday life. शेक्सपियर का रोमांटिक कॉमेडीज जो है वो एक सपनों की दुनिया है और डल और ड्रियरी वर्ल्ड मतलब अंधेरे की दुनिया से हमें दूर ले जाता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर मैजिकल फॉरेस्ट इन द मिडनाइट समर्स ड्रीम। मैजिकल फॉरेस्ट जो है मिडनाइट समर ड्रीम में, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ड्रीम और द फॉरेस्ट आर्डन इन एज यू लाइक इट। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो एज यू लाइक इट में है, वो भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हाउएवर इवन व्हेन द कैरेक्टर डिपार्ट टू न्यूअर फैंसीफुल वर्ल्ड, शेक्सपियर एड्स टचेज ऑफ रियलिज्म। लेकिन जब कैरेक्टर से जाता है एक फैंसीफुल वर्ल्ड में, जैसे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में या फिर मैजिकल फॉरेस्ट में, तो कुछ रियलिज्म मतलब सच्चाई की चीज़ें भी शेक्सपियर ऐड कर देते हैं वहाँ, है ना। Alardus Nicole states in his regard that in this regard that there are contemporary figures and contemporary fashions in love's labor lost. Bottom and his contemporary mingle with fairies. Sir Tevye Welch and Sir Andrew Anglicare companion Viola and Olivia. Dogberry and Virtues of Hero and Beatrice, ठीक है। तो एलार्डाइस निकोल बताते हैं इस बारे में कि बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी फिगर और कंटेम्प्रेरी फैशन हैं लव लेबर लॉस्ट में, जैसे कि बॉटम और उनके दोस्त उनको दिखाया गया है परियों के साथ। सर टॉबी वेल्च और सेंट एंड्रयू को दिखाया गया वायोला और ओलिविया के साथ। डॉगबेरी एंड वर्जेज ऑफ हीरो एंड बियाट्रिस। डॉगबेरी और वर्जेज ऑफ हीरोज को दिखाया गया है बियाट्रिस के साथ। तो ये शेक्सपियर के रोमांटिक वर्ल्ड को सच्चाई से मतलब ड्रीमी चीज़ों को, सपनों की दुनिया को सच्चाई से जोड़ता है, और है ना। तो इसी तरह शेक्सपियर जो थे अपने रोमांटिक कॉमेडी में सपनों की दुनिया को सच्चाई से जोड़कर ही कॉमेडी लिखते थे। इन मोस्ट ऑफ शेक्सपियर मैच्योर कॉमेडी देयर इज ऑलवेज एडिशन ऑफ ए फिलोसफिकल इनसाइट।
तो शेक्सपियर के ज़्यादातर कॉमेडी में एडिशन ऑफ ए फिलोसफिकल इंसाइट भी होता था, यानी फिलॉसफी भी देता था, यानी हमें ज्ञान की बातें भी सिखाता था। दाउ द यूज ऑफ ह्यूमर, मतलब हंसी की चीज़ें भी बहुत होती थी उसमें। शेक्सपियर डील विथ वेरियस इशूज, एग्जाम्पल एज यू लाइक इट। तो शेक्सपियर ने उसमें बहुत सारे दिक्कतों को भी डील किया है, जैसे एज यू लाइक इट में इट टेक अप द इशू ऑफ पावर, court politics and issue of cross dressing, while comedy of error takes up the issue of insanity। तो एज यू लाइक इट में इन्होंने कौन कौन से दिक्कतों को फेस किया, जैसे इशू ऑफ पावर, पावर के इशू को, दिक्कतों को उन्होंने बताया। कोर्ट पॉलिटिक्स को बताया। इशू ऑफ क्रॉस ड्रेसिंग, यानी लड़का जो है लड़की का कपड़ा पहन लेता है और लड़की जो है वो लड़का का कपड़ा पहन लेती है, तो उसको, उस इशू को भी बताया। वाइल कॉमेडी ऑफ एरर टेक्स अप द इशू ऑफ इंसैनिटी, लेकिन कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो बताता है कि कौन सी दिक्कतों को, इंसैनिटी की दिक्कतों को बताता है। वर्क्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी, पहला है एज यू लाइक इट। कौन कौन कॉमेडी लिखा है शेक्सपियर? पहला लिखे हैं एज यू लाइक इट, दूसरा लिखे हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, तीसरा सिम्बेलिन, लव लेवर लॉस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, टेमिंग ऑफ द श्रीव, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ए मिडनाइट समर्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विंटर्स टेल। ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा। और ये क्या है? कॉमेडी है। शेक्सपियर के ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं ना। अकॉर्डिंग टू AC ब्रैडले, ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। AC ब्रैडले के अनुसार एक शेक्सपियर के ट्रेजेडी को 3 भाग में बांटा जा सकता है। एन एक्सपोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर, यानी स्टेट के बारे में कोई का पार्ट, स्टेट यानी कि राज्य के बारे में का पार्ट। द बिगिनिंग, ग्रोथ एंड विसिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी दिक्कतों से भरा हुआ जिंदगी, शुरुआत, उसकी राइज और विसिलिटी, मतलब लास्ट में मर जाना है ना, ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दिक्कतों का। द फाइनल कैटास्ट्रोफे और ट्रेजिक आउटकम, यानी लास्ट में कोई बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफे हो जाएगा या ट्रेजिक सिचुएशन आ जाएगा, है ना। तो यही 3 भाग में बांटा गया ट्रेजेडी के, शेक्सपियर के ट्रेजेडी को। सबसे पहले क्या होगा? स्टेट के बारे में बताएगा। दूसरा में क्या होगा? कोई दिक्कत का राइज, बिगिनिंग होगा, उसका ग्रो, उसका बढ़ेगा वो, और लास्ट में कुछ कैटास्ट्रॉफे आ जाएगा, यानी दिक्कत मतलब बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा। शेक्सपियर ट्रेजेडी प्राइमरली कंसर्न्ड विथ वन पर्सन, द ट्रेजिक हीरो। तो शेक्सपियर का ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसान पे बेस्ड होता था, जो होता था ट्रेजिक हीरो या फिर प्रोटैगनिस्ट। द ट्रेजिक हीरो इज ए पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेट, और ये ट्रेजिक हीरो बहुत अमीर होता था या हाई स्टेट का होता था। इट इज़ ही हु अंडरगोज सफरिंग एज रिजल्ट ऑफ इट ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट। ये वो होता था जो सारा सफ़र करता था, है ना, सारी दिक्कतों को झेलता था। किस कारण से? वो खुद के गलतियों के कारण से, और एरर ऑफ जजमेंट, या खुद के जज नहीं कर पाने के कारण। इन केस ऑफ शेक्सपियर अथोलो फॉर इंस्टेंट, ट्रेजेडी अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ओथेलोज ट्रेजिक फ्लॉ, सेक्सुअल जेलसी। तो शेक्सपियर के ओथेलो में ये देखा गया है कि ओथेलो जो है वो खुद के जेलसी, खुद से जलन के कारण क्या करता है? ट्रेजेडी का शिकार होता है। द ट्रेजेडी एंड विद डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजेडी खत्म होता है क्या? के साथ? ट्रेजिक हीरो के मरने के साथ। इवन दो द हीरो डाइज, मोरल ऑर्डर इज इवेंचुअली रिस्टोर्ड एट द एंड। हालांकि हीरो मर जाता है ट्रेजेडीज में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, लेकिन मोरल जो होता है, कहानी का जो मोरल होता है, वो हमें डिलीवर कर दिया जाता है। शेक्सपियर ट्रेजेडी डेवलप आउट ऑफ अर्ली century tragedy which had antecedents in tragedies of medieval poetry versus account of disaster, suffering and death usually of mighty rulers। तो ट्रेजेडी जो होता था वो मेनली सफरिंग, डेथ और डिजास्टर के बारे में होता था। किनके? माइटी रूलर्स के, है ना, बहुत अच्छे अमीर रूलर्स होते थे, उन्हीं के डिजास्टर, सफरिंग और मरने के बारे में होता था। रोमियो और जूलियट कुछ ट्रेजेडी लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, टिटनस, एंड्रोनिकस, जूलियस सीजर, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, टीमन्स ऑफ एथेंस। फिर है शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज, रोमन प्लेज, सोलिलोक्वियन प्लेज। सोर्स मटेरियल ऑफ शेक्सपियरियन
शेक्सपियर स्टाइल ऑफ राइटिंग। चलिए आगे देखते हैं। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज, पहला था कॉमेडी प्लेज, दूसरा था ट्रेजेडी प्लेज, तीसरा है हिस्टोरिकल प्ले। ऑल्दो देयर इज नो यूनिफॉर्म कंसेंसस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले। तो ये साफ साफ नहीं बताया गया कि शेक्सपियर्स का हिस्टोरी प्लेज में क्या इंक्लूडेड होता है, लेकिन यह प्ले जनरली कवर करता है 12 से 16 सेंचुरी के प्ले को। शेक्सपियर के 12 से 16 सेंचुरी के प्ले को ये कवर करता है। एंड इच नेम्ड आफ्टर द फोकसिंग ऑफ ए रन ऑफ मोनार्क। और अकॉर्डिंग टू माइकल हैथवे शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले क्या है? माइकल हैथवे के द्वारा शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले क्या है? रिलेटेड टू हिज हिस्ट्री mainly by offering representation of historical and the creation of theatre out of historical event। हिस्ट्री से रिलेटेड होगा हिस्टोरिकल प्ले, और ये मेनली हिस्टोरिकल फिगर एंड क्रिएशन हिस्टोरिकल फिगर्स को बताएगा। जैसे कोई भी एलिजाबेथ वन हो गई, या फिर हेनरी हो गया, हेनरी किंग हो गया, रिचर्ड हो गया, तो ये सब किंग के बारे में बताएगा और हिस्ट्री के बारे में बताएगा। कौन है हिस्टोरिकल प्ले? शेक्सपियर प्राइमरी सोर्स फॉर हिज हिस्टोरिकल प्ले वर रैफेल हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो शेक्सपियर का जो ये था हिस्टोरिकल प्लेस था, वो मेनली 3 जगह के राजाओं पे बेस्ड था। कहाँ कहाँ के? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के राजा पे। जॉन मर्सर ने शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को बहुत इम्पॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट फीचर के साथ डिस्क्राइब किया है। शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है एपिसोडिक प्लॉट्स, मतलब एपिसोडिक प्लॉट होता है। पहले हेनरी 7 आएंगे, फिर हेनरी 7 ये करेंगे, एपिसोड बाय एपिसोड वो डिफाइन होता है। दे रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिकल्स हिस्ट्री बुक्स। ये जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताएगा, एज वेल एज पर्सनल बायस ऑफ द प्ले राइट। लिखने वाले के पर्सनल बायस को भी बताएगा। कैसे? कि जैसे शेक्सपियर लिख रहे हैं हिस्टोरिकल प्ले हेनरी 7 के बारे में, तो वो हेनरी 7 की अच्छाइयों को भी लिख सकते हैं, वो अपने अनुसार लिख सकते हैं कि वो अगर हेनरी 7 को पसंद करते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ बताएंगे, और हेनरी 7 के तो ना पसंद करते हैं उनकी बुराइयाँ बताएंगे। वो उन पर डिपेंड करता है ना। दे में यूजुअली कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजेडी और एग्जिबिट द ट्रेट ऑफ जस्ट वन ऑफ दिस जनरल। हिस्ट्री प्ले कॉमेडी भी इंक्लूड कर सकता है और ट्रेजेडी भी इंक्लूड कर सकता है, लेकिन कोई एक भी इंक्लूड कर सकता है। जैसे कि शेक्सपियर का रिचर्ड 2, रिचर्ड 3 ट्रेजेडी है, जबकि हेनरी 4 पार्ट 1 एंड हेनरी 5 आर कॉमेडीज है। हिस्टोरिकल प्ले कौन कौन है? किंग जॉन, रिवर 2, रिचर्ड 3, हेनरी 4, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6, हेनरी 6 पार्ट 1 टू हेनरी 7। ठीक है। शेक्सपियरियन प्रॉब्लम प्लेज। Shakespeare's problem plays. While most of Shakespeare's plays fall into the above-cited categories of tragedies, comedies, or histories, there are some of his play which defy convention of these genres. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर शेक्सपियर के प्लेज जो थे, ज़्यादातर राइटिंग्स जो थी शेक्सपियर की, वो या तो ट्रेजेडी थी, या तो कॉमेडी थी, या फिर हिस्ट्री थी। लेकिन कुछ ऐसे प्लेज भी थे उनके जो ये तीनों में से किसी भी जेनर में नहीं आते हैं। ठीक है। These plays of all Shakespeare do not neatly fit into any of these categories. तो शेक्सपियर के ये प्लेज जो हैं ये तीनों में से किसी में नहीं आते, इसीलिए इसको किस में डाल दिया गया? प्रॉब्लम प्लेज में। शेक्सपियर डू नॉट नीटली फिट। हाँ, इट वॉज अ क्रिटिक फ्रेडरिक एस बोआस who first used the term problem plays for some of Shakespeare's play in 1896. तो सबसे पहली बार प्रॉब्लम प्लेज शेक्सपियर के कुछ प्ले को प्रॉब्लम प्लेज किन्होंने कहा था? फ्रेडरिक एस बोआस ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म वाज नॉट हिज क्वाइनेज एंड वाज ऑलरेडी इन यूज बिफोर फॉर द राइटर्स लाइक इसमेन एंड सॉ। तो हालांकि ये वर्ड जो है पहली बार नहीं यूज़ किया गया फ्रेडरिक एस बोआस के द्वारा,
ये पहले स्वेन और शॉ के द्वारा यूज करा जा चुका था। कौन सा वर्ड? प्रॉब्लम प्ले। लेकिन शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस को जो डिफाइन किया वो कौन थे? फ्रेडरिकस बोआस। बोआस बोरोड एंड अडॉप्टेड द टर्म शेक्सपियरियन यूज। और बोआस ने सबसे पहली बार शेक्सपियरियन टर्म को भी क्या किया? यूज में लाया, इस्तेमाल में लाया। The three plays that are actually categorized as problem plays are All's Well, That Ends Well, Measure for Measure and Troilus and Cressida। ठीक है, क्रिसीडा। तो तीन प्ले जो प्रॉब्लम प्लेस के अंदर आते हैं वो पहला है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। ऑल थ्री ऑफ दीज प्लेस वेर रिटन बिटवीन 1599 to 1605। ये तीनों प्ले 1599 से 1605 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ऑर्डन, दीज थ्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर मार्क्ड अ चेंज फ्रॉम शेक्सपियर्स प्रीवियस कॉमेडी वर्क। All's Well, That Ends Well was grave and earnest. Measure for Measure was dark and bitter, while Troilus and Cressida was strange and difficult. शेक्सपियर का पहले का कॉमेडी जो था, जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वो ग्रेव और अर्नेस्ट था। मेजर फॉर मेजर जो था वो डार्क और बिटर था। और ट्रायलस और क्रिसीडा कैसा था? स्ट्रेंज और डिफिकल्ट था। हाउएवर, Frederick S. Boas thought that this group of difficult plays, problem plays, should also include Hamlet. लेकिन फ्रेडरिक एस बोआस ने सोचा कि इन्हें एक अलग प्लेस का नाम दिया जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे अलग प्ले में डाल दिया और उसका क्या नाम था? प्रॉब्लम प्ले, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और प्रॉब्लम प्ले में एक और प्ले को डाल दिया जिसका नाम था हैमलेट। तो हैमलेट को भी प्रॉब्लम प्लेस में डाल दिया गया इन तीनों के अलावा। कौन कौन सा? मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और ट्रायलस एंड क्रेसिडा के अलावा हैमलेट भी क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। ही रिमार्क दैट दिस प्ले वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर बाय इट्स ट्रेजिक एंडिंग, बट इट वाज अकिन टू देम इन इट्स जनरल टेम्पर एंड एटमॉस्फेयर। उन्होंने यह भी बोला कि ये थोड़ा अलग है। हैमलेट जो लिखाई है, राइटिंग जो है वो अलग हटके है बाकी सारे ट्रेजेडी से, इसीलिए इसे जनरल टेम्पर और एटमॉस्फेयर में नहीं लिखा गया, इसीलिए जनरली ट्रेजेडी नहीं कहा जा सकता है। बोआस बिलीव दैट दिस फोर प्ले प्रेजेंटेड प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट जस्ट फॉर द क्रिटिक्स बट ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। बोआस जो थे, फ्रेडरिक एस बोआस, वो बिलीव किए कि ये चारों प्ले, कौन कौन सा? मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और ट्रायलस एंड क्रिसीडा जो है, ये तीनों प्ले ये प्रेजेंटेड प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की दिक्कतों को दिखाता है, नॉट जस्ट फॉर क्रिटिक्स बट ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। सिर्फ क्रिटिक्स के लिए नहीं, जबकि देखने वालों के लिए भी ये प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाता है, प्रेजेंट करता है ना। दे सेंटर्ड ऑन प्रॉब्लम्स विच डिमांडेड अटेंशन। ये चारों राइटिंग जो है वो ऐसा सेंटर्ड फॉर प्रॉब्लम विच डिमांडेड अटेंशन, ऐसे चीज़ों पे प्रॉब्लम पे सेंटर करता है, ऐसे प्रॉब्लम पे हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो जिसको अटेंशन चाहिए। एंड ब्रोक द कन्वेंशन ऑफ जेनर, और जेनर के जो कन्वेंशन थे उसको तोड़ दिया। किन्होंने? फ्रेडरिक एस बोआस ने। ठीक है, तो इन्होंने जेनर जो था कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री था, लेकिन एक और प्रॉब्लम प्लेस भी ले आए। कौन? फ्रेडरिक एस बोआस। देयर इज नो यूनिफॉर्म consensus on Hamlet as a problem play. While critics such as Boas and Tilliard argued that Hamlet was a problem play, others like W. Lawrence and Peter Urie rejected this argument. तो फ्रेडरिक एस बोआस और टिलियार्ड जो थे वो एक क्रिटिक हैं जो कि ये इस बात के फेवर में है कि प्रॉब्लम प्ले है हैमलेट, लेकिन W. लॉरेंस और पीटर यूर रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम प्ले हैमलेट नहीं है। अब प्रॉब्लम प्ले है कि नहीं है आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, आप बताइए। आगे देखते हैं। शेक्सपियरियन रोमन प्लेस, है ना। Though Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus are included under tragedies, yet they are also sometimes considered by critics in a separate category known as Roman play of Shakespeare. तो जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और क्रोएलोनस
को रोमन प्लेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोमन कल्चर से बिलोंग करता है ये सारा कहानी। ऑल दिस प्लेज आर सेट इन रोम, ये सारे राइटिंग्स जो हैं वो रोम में सेट हैं, मतलब रोम की गलियों में लिखे गए हैं, रोम की गलियों में ये प्ले होते हैं। डील विथ similar subjects and make use of some same source। सेम सब्जेक्ट और सेम सोर्स पे ये काम करते हैं। कौन से? ये तीनों, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और क्रोएलनस। नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ, ये सभी किनके कहानी पे बेस्ड हैं? प्लूटार्क के जिंदगी पे। डोमिनिका क्लेनोवा स्टेट्स दैट शेक्सपियर यूजेज हिज सोर्स मटेरियल एज ए फ्रेमवर्क। डोमिनिका क्लेनोवा बताती हैं कि शेक्सपियर जो है अपने सोर्स मटेरियल को फ्रेमवर्क के तौर पे यूज़ करते हैं, विच हेल्प हिम डेवलप हिज ओन कंसेप्शन ऑफ क्रिएटिंग ड्रामा आउट ऑफ बायोग्राफी। यानी कि डोमिनिका क्लेनोवा ये बताती हैं कि अपने ही ज़िंदगी को शेक्सपियर जो है वो कहानी के रूप में लिखते थे और इसी प्रकार उनका राइटिंग क्रिएट होता था, है ना। ही ऑल्सो डेवलप्ड हिज आइडिया ऑफ द रोमन कैरेक्टर, और उन्होंने ही रोमन कैरेक्टर का आइडिया डेवलप किया। एंड इलेबोरेट्स ऑन हिम एट बोथ नेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल, और उसको रोमन कैरेक्टर के आइडिया को बड़ा किया दोनों नेशनल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। पीटर लिथार्ड साइट्स सर्टेन कॉमन फीचर ऑफ शेक्सपियर रोमन प्लेज। ठीक है, तो कुछ फीचर है रोमन प्लेस के, वो देख लेते हैं। दे आर ऑल सेट इन एंशिएंट रोम एंड वेर स्टेज इन रोमन कॉस्ट्यूम एंड रोमन सेट्स। तो रोमन प्लेस जो थे वो रोम के ही गलियों में बेस्ड थे और रोम के स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे। रोमन कपड़ा पहनते थे लोग उस प्ले में, और उस प्ले में रोमन सेट होता था, है ना, मतलब रोम का सामान रहेगा सेट पे, इस तरह का। ब्लड वायलेंस एंड माइहेम आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्ले। खून, मार काट, ये सब क्या था? इम्पॉर्टेंट फीचर था इन प्ले का। सुसाइड इज डिपिक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट रोमन कस्टम। सुसाइड को माना जाता है कि एक बहुत जरूरी रोमन लोगों का काम था। ब्रूटस एंड कसियस, एंटनी एंड पार्सिया ऑल कमिट सुसाइड एंड क्रोएलनस ऑल्सो सबमिट टू डेथ एट द हैंड ऑफ वेल्सियस। ठीक है, तो ब्रूटस भी सुसाइड किया, कैसियस भी सुसाइड किया, एंटनी भी सुसाइड किया, पार्सिया भी, और ज़्यादातर लोग रोमन प्ले में मोस्टली लोग क्या करते थे? सुसाइड करते थे। तो ये एक फीचर था किसका? रोमन प्ले का। शेक्सपियर डिपिक्ट्स द रोमन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, थियोरेटिकल एंड हिस्टोरिकल अवेयर कैरेक्टर्स। शेक्सपियर डिपिक्ट करते हैं कि रोमन जो थे वो सेल्फ कॉन्शियस थे, मतलब अपने आप को समझते थे, थिएट्रिकल थे, थिएटर को समझते थे, और हिस्टोरिकली अवेयर कैरेक्टर थे। ठीक है। soliloquy इन प्ले, शेक्सपियर plays आर ऑल्सो नोटेबल फॉर देयर यूज ऑफ soliloquy इन विच a character makes a speech to himself or herself so the audience can understand the character's inner motivation and conflict। तो क्या होता था कि शेक्सपियर जो थे अपने प्ले में soliloquy का भी यूज़ करते थे। soliloquy क्या होता है? एक पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन नहीं होता है, सॉरी, soliloquy मतलब होता है कि हम खुद से बात कर रहे हैं और उसको स्टेज पे कैसे दिखाना है, तो वो बस सोच रहा है और कोई और, मतलब वो अपने मन में सोच रहा है और उसको प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पे, उसी को क्या कहते हैं? soliloquy कहते हैं। ठीक है। सोर्स मटेरियल ऑफ शेक्सपियर प्ले, एज वॉज कॉमन इन द पीरियड, शेक्सपियर बेस्ड मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ हिज प्लेज ऑन द वर्क ऑफ अदर प्ले राइटर एंड रिसाइकल्ड ओल्डर स्टोरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल। जैसा कि एलिजाबेथन एज में ये चीज़ कॉमन था कि ज़्यादातर प्ले जो शेक्सपियर के थे वो दूसरों के प्ले पे क्या थे? बेस्ड थे, रिसाइकल्ड थे ओल्डर स्टोरीज को। हिज डिपेंडेंस ऑन अर्लियर सोर्सेज वाज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पीड एट विच प्ले राइट ऑफ हिज एरा रोड। ठीक है। In addition, plays based on already popular stories have been more likely to draw large crowds. There were also aesthetic reasons. Renaissance, the dictum that tragic plot must be grounded in history. King Lear is probably an adaptation of older plays. तो मोस्टली जो शेक्सपियर के प्लेस थे या शेक्सपियरियन प्लेस जो थे वो इन शॉर्ट हम बता देते हैं कि वो कहीं से लिए हुए थे, है ना।
और हर कहानी कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होता है। बहुत कम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी नेचुरल मतलब नेचर से ली हुई होती हैं, है ना, या फिर हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। तो इसी तरह जैसे कि किंग लियर जो है वो कहाँ से उठाया गया है, हेनरी फाइव से, शेक्सपियर प्लेज एंड देयर सोर्सेज। तो हेमलेट लिया हुआ है द कॉमेडी ऑफ एरर, प्लॉटस मैनेकेमी से, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जॉर्ज डी मोंटे मैजोर्स पेस्टोरल रोमांस, एज यू लाइक इट, थॉमस लॉज रोजालिंड, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर एंड अदर रोमन प्लेस, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ऑल एंड दैट में, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, पेरिकल्स, कैम सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, ये सब कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं शेक्सपियर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग। वाइल मेनी पैसेजेस इन शेक्सपियर प्ले आर रिटन इन प्रोज, ही almost always wrote a large proportion of his plays and poems in iambic parameter. ज़्यादातर शेक्सपियर जो अपनी कहानियाँ, प्ले, राइटिंग, पोएम्स लिखते थे वो किस में लिखते थे, iambic parameter में. In some of his early works, like Romeo and Juliet, he even added punctuation at the end of these iambic parameter line to make the rhythm even stronger. तो इन्होंने iambic parameter के रिदम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया, पंक्चुएशन भी जोड़ दिया। किसमें, रोमियो एंड जूलियट में. He and many dramatists of his period used that form of blank verse extensively in character dialogue. उन्होंने कैरेक्टर्स के डायलॉग में ब्लैंक वर्ड्स का भी बहुत इस्तेमाल किया। सिर्फ शेक्सपियर ने नहीं, शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरीज ने भी। दस हाइटनिंग पोएटिक इफेक्ट, और इससे पोएटिक इफेक्ट और क्या हो गया, बढ़ गया. टू एंड मेनी सीन्स इन हिज प्ले ही यूज्ड टू राइम कपलेट टू गिव ए सेंस ऑफ कंक्लूजन और कंप्लीशन. बहुत सारे सीन को एंड करने के लिए उन्होंने कंक्लूजन का भी इस्तेमाल किया या कंप्लीशन का भी इस्तेमाल किया है. टिपिकल एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड इन मैकबेथ, एज मैकबेथ लीव्स द स्टेज टू मर्डर डंकन to the sound of a chiming clock. He says, "Here it is not Duncan, for it is a knell that summons thee to a heaven or to hell." तो क्या हुआ कि मैकबेथ जब स्टेज छोड़ता है लास्ट में डंकन को मारने के लिए क्लॉक के साउंड पे, तो वो बोलता है, "Here it is not Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or hell." तो ये क्या है, पोएटिक साउंड कर रहा है ना, नेल हेल, है ना. शेक्सपियर्स राइटिंग स्पेशली हिज प्लेज ऑल्सो फीचर एक्सटेंसिवली वर्ड प्ले इन विच डबल्स इंटेंडर्स एंड रेटोरिकल फ्लडिसेस आर रिपीटेडली यूज. तो शेक्सपियर के राइटिंग में वर्ड प्ले भी बहुत होता था, है ना, शब्दों के साथ खेला जाता था. ह्यूमर इज अ की एलिमेंट इन ऑल ऑफ द शेक्सपियर. ह्यूमर भी बहुत होता था, मतलब मजाकिया तौर पे, अरे तुम क्या करोगे, ये इस टाइप का. Although a large amount of his comical talent is evident in his comedies, some of the most entertaining scenes and characters are found in tragedies such as Hamlet and histories such as Henry Ford. उनके कॉमेडीज में बहुत सारा कॉमिक टैलेंट है, लेकिन ट्रेजेडी में बहुत सारे इंटरटेनिंग सीन्स हैं, है ना, जैसे हेनरी फोर्ड में, हैमलेट में. शेक्सपियर ह्यूमर वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लॉटस. तो शेक्सपियर के जो मजाकिया भाव था वो किससे इन्फ्लुएंस था, प्लॉटस के से. प्लॉटस कौन थे, राइटर ही थे, जिनसे क्या थे, इन्फ्लुएंस थे शेक्सपियर. Thank you for joining my class. Thank you very much.